हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदांत इंस्टीट्यूट। आज का जो न्यू टॉपिक है वो है रेस्टोरेशन एज, जिसका टाइम पीरियड है 1660 से लेके 1700 तक। ये जो एज है, द एज ऑफ विट एंड ह्यूमर एंड फैशन कहलाती है। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये टाइम पीरियड है 1660 से लेके 1700 तक। स्टार्ट हुई 1660 और एंड कब हुई है? 1700। नेम आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर वापस से मोनार्की आई है, जिसकी वजह से पुनः स्थापना होती है, यानी वापस कोई चीज़ स्थापित हो रही है। इसी चीज़ को कहा गया है रेस्टोरेशन। ठीक है। किंग चार्ल्स सेकंड रिटर्न टू द थ्रोन आफ्टर द कॉमनवेल्थ पीरियड। चार्ल्स सेकंड वापस से शासन करने लगते हैं। ठीक है। और कॉमनवेल्थ पीरियड जो होता है वो फिनिश हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये चार्ल्स सेकंड वापस से आए शासन करने के लिए? एक्चुअली होता क्या है, चार्ल्स सेकंड के पिताजी थे चार्ल्स फर्स्ट, उनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड जो था वो स्टार्ट होता है। तो लॉर्ड प्रोटेक्टर थे कौन? क्रॉमवेल। ठीक है। वो उस टाइमिंग में शासन चलाते हैं। अब उनकी भी डेथ हो गई है। तो 1660 में क्या होता है कि जो जनता है वो परेशान होती है, क्योंकि जो मतलब शासन करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। स्थितियां खराब होने लगती है, जिसकी वजह से चार्ल्स फर्स्ट के बेटे को ही बुलाया जाता है, चार्ल्स सेकंड को, और इसी घटना को कहा जाता है रेस्टोरेशन। ठीक है। When Charles II was restored to the throne in 1660, the monarchy was restored and new spirit of joy, luxury, wit and freedom began in England. This period in English literature is called Restoration Age. ठीक है, याद रहेगा कि चार्ल्स सेकंड वापस से थ्रोन पे आ जाता है 1660 में। मोनार्की वापस से आ जाती है। एक नई स्पिरिट, जॉय, खुशी, लग्जरी, विट, फ्रीडम इंग्लैंड के अंदर वापस आते हैं। दिस पीरियड, इसी पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्या कहा जाता है? रेस्टोरेशन एज। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। द इवेंट एंड चेंज दैट लेड टू द बिगनिंग ऑफ द रेस्टोरेशन एज, कि कुछ जो घटनाएं हुई, जो परिवर्तन हुए, और रेस्टोरेशन एज में क्या क्या चेंज हुआ। पहले क्या था? बिफोर रेस्टोरेशन ओलिवर क्रॉमवेल रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ। मैंने पहले बता दिया था कि इंग्लैंड के अंदर कॉमनवेल्थ टाइमिंग जब चल रहा था तो ओलिवर क्रॉमवेल जो थे वो शासन कर रहे थे। थिएटर पर क्लोज, थिएटर बिल्कुल बंद कर दिए थे। प्यूरिटन का रूल चल रहा था। डिस्करेज एंटरटेनमेंट, कि एंटरटेनमेंट वगैरह फिनिश कर दिया गया था। ठीक है। और मतलब ओनली धार्मिक चीज़ों के ऊपर और मॉरलिटी के ऊपर ज़्यादा क्या दिया जा रहा था? ध्यान दिया जा रहा था। नेक्स्ट है इन 1660 अब चार्ल्स सेकंड बन जाते हैं राजा। ठीक है। मोनार्की वापस आ जाती है। मोनार्की बाद रिस्टोर्ड। थिएटर और रीओपन, थिएटर वापस से ओपन होते हैं। लिटरेचर बिकम मोर वर्ल्डली, विटी एंड फैशनेबल, लिटरेचर वापस से वर्ल्डली, विटी एंड फैशनेबल हो जाता है। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को समझते हैं। रेस्टोरेशन एज ऑफ मोनार्की। ठीक है, कि चार्ल्स सेकंड वापस से क्या होता है, और चार्ल्स सेकंड वापस से गद्दी पे बैठते हैं, राजा बन जाते हैं। इसी घटना को क्या कहा गया? रेस्टोरेशन एज। ठीक है। राइज ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब क्या होता है, इस एज की सबसे प्रसिद्ध लिटरेरी फॉर्म है ये राइज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसके अंदर क्या होता है, इसमें दिखाया जाता है कि जो ड्रामा थे वो रिच सोसाइटी के ऊपर, फैशन, लव, मैरिज, हाई सोसाइटी, हाइपोक्रेसी, विट, यही उद्देश्य था और इन्हीं के ऊपर लिखे जा रहे थे। ठीक है। और समाज की जो कमियां थी उनको हंसते हुए व्यंग करना दिखाया जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट आता है हीरोइक ड्रामा। हीरोइक ड्रामा में, इस ड्रामा में हीरो, ऑनर, लव, वार, हीरोइज्म मुख्य विषय होते थे। ठीक है, कि हीरो ईमानदार होगा, प्यार दिखाया जा रहा था, इसमें युद्ध दिखाया जा रहा था, हीरोइज्म दिखाया जाता, वीरता दिखाई जा रही थी। नेक्स्ट है सटायर। सटायर मीन्स होता है व्यंग। ठीक है। लेखक मजाक और हास्य के माध्यम से क्या कर रहा था? पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी थ्रू ह्यूमर, कि मजाक और हास्य के माध्यम से राजनीति, समाज, नेता और पाखंड की क्या कर रहे थे? आलोचनाएं कर रहे थे। नेक्स्ट आता है न्यू क्लासिज्म। फॉलोड ग्रीक एंड रोमन रूल, इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन, ऑर्डर एंड बैलेंस। इस एज में ग्रीक और रोमन साहित्य को आदर्श माना गया। किसको? ग्रीक और रोमन साहित्य को। ठीक है। नेक्स्ट मुख्य सिद्धांत क्या था? रीजन था, तर्क था, ऑर्डर व्यवस्था थी, और क्या था? बैलेंस संतुलन था,
और डिसिप्लिन अनुशासन भी था। साइंटिफिक स्पिरिट देखते हैं, इस समय विज्ञान में रुचि बढ़ी, इंटरेस्ट इन साइंस एंड लॉजिक इंक्रीज्ड। ओके, और 1662 में रॉयल सोसाइटी ने वैज्ञानिक जो अनुसंधान थे उनके ऊपर बढ़ावा दिया। नेक्स्ट आता है जर्नलिज्म बिगन टू ग्रो। इस समय में न्यूज़पेपर ऐसे बिकम ए पॉपुलर, ठीक है, न्यूज़पेपर ऐसे मैगजीन लोकप्रिय हो गए। नेक्स्ट अब आते हैं लिटरेरी फीचर्स। रेस्टोरेशन लिटरेचर की पहचान क्या थी? इसमें विट चतुर हास्य था, हुमर था, ठीक है। राइटर यूज ए विट हुमर टू एंटरटेन एंड क्रिटिसाइज सोसाइटी, ठीक है। जो राइटर थे विट और हुमर यूज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे, सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे अपनी बुद्धिमानिता से और हास्य से। रियलिस्टिक करेक्टर्स, ठीक है, करेक्टर्स वर ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ एंड सोसाइटी। जो करेक्टर्स थे वो रियल लाइफ से और सोसाइटी से जुड़े हुए दिखा रहे थे। अर्बन लाइफ लिटरेचर रिफ्लेक्ट द लाइफ ऑफ द टाउन एंड द अपर क्लास। जो लिटरेचर था वो अर्बन क्लास और जो टाउन के जो जीवन था उसको दिखा रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था। पॉलिटिकल सटायर, राइटर्स एंड सटायर सॉरी राइटर यूज सटायर टू क्रिटिसाइज पॉलिटिक्स, ठीक है, कि राइटर एंड यूज जो राइटर्स थे वो पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करने के लिए तंग कस रहे थे, लीडर एंड सोशल इशूज को भी दिखा रहे थे, ठीक है। कोर्ट कल्चर लिटरेचर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लग्जरियस एंड स्टाइलिश लाइफ ऑफ द कोर्ट। जो साहित्य था उसका प्रभाव पड़ा किस पर? कोर्ट के स्टाइलिश और लग्जरी लाइफ के ऊपर। एलिजेंट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज थी बिकम ए पॉलिश रिफाइंड एंड ग्रेसफुल हो गई थी। रैशनल थिंकिंग, तर्क करना, रीजन एंड लॉजिक वर वैल्यूड मोर देन इमोशन। अब इमोशंस को छोड़ करके रीजन और लॉजिक के थ्रू साहित्य लिखे जा रहे थे, ठीक है, उनकी ज़्यादा वैल्यू हो रही थी रीजन और लॉजिक की। सोशल क्रिटिसिज्म, राइटर हाईलाइट दैट फ्लॉज एंड हाइपोक्रेसी इन सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेजर लिटरेरी फॉर्म्स। पहला है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसमें मैंने आपको बता ही दिया कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर क्या क्या था, कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर हाई क्लास क्या दिखा रहे थे, हाई क्लास रिच सोसाइटी, फैशन, लव मैरिज, हाइपोक्रेसी, विट, इन सब से समाज की कमियों पर हंसते हुए व्यंग कस रहे थे, ठीक है, और इसी को ही साहित्य के अंदर लिखा जा रहा था। फोकस्ड ऑन द मैनर, कस्टम एंड कन्वर्जेशन ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी, विट, फैशन, लव एंड मैरिज वर कॉमन थीम। ओके, नेक्स्ट है हीरोइक ड्रामा। प्ले हैड नोबल हीरोज, ग्रैंड एक्शन, ऑनर, लव एंड हीरोइज्म एज ए मेन एलिमेंट। ओके, ये हीरोइज्म ड्रामा था। सटायर यूज्ड ए ह्यूमर, आयरनी, एस्केरेशन टू क्रिटिसाइज पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड ह्यूमन वीकनेस, ठीक है। तंग कसे जा रहे थे हास्य से, आयरनी से, ठीक है, बढ़ा चढ़ा करके आलोचना की जा रही थी सोसाइटी की, राजनीतिक की और ह्यूमन यानी कि मानव की कमजोरियों की। ऐसे शॉर्ट प्रोज रिटन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऐसे बिकम ए पॉपुलर वे ऑफ शेयरिंग आइडियाज एंड ओपनिंग। छोटे छोटे जो प्रोज थे उनकी राइटिंग डिफरेंट टॉपिक पर लिखी गई, ऐसे ज़्यादा पॉपुलर होने लगे और अपने आइडियाज और ओपिनियंस जो थे उनको शेयर करने लगे। क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म डेवलप, राइटर डिस्कस रूल ऑफ ड्रामा, पोएट्री एंड लिटरेचर इन ए मोर सीरियस वे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म ज़्यादा डेवलप हुआ, राइटर्स डिस्कस करने लगे रूल्स को कि ड्रामा, पोएट्री और लिटरेचर के ऊपर कि कौन सा ज़्यादा सीरियस वे है, ठीक है। एलिगरी, स्टोरी विद ए हिडन मीनिंग, यानी एक स्टोरी अलग चले दूसरी पीछे से छिपी हुई है। द रीडर अंडरस्टैंड ए मोरल और स्पिरिचुअल मैसेज, एलिगरी के ऊपर भी लिखा गया कि स्टोरी जो भी ड्रामा था, ठीक है, उसके अंदर क्या था कि कोई ना कोई स्टोरी छुपी हुई थी, ठीक है। रीडर जो था पढ़ने वाला वो खुद अंडरस्टैंड करेगा कि इसके पीछे क्या मॉरल है, क्या स्पिरिचुअल मैसेज है। नेक्स्ट है मेजर राइटर एंड वर्क्स। पहला है जॉन ड्राइडन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है
नॉन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, पोइट लॉरेंट, ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ रेस्टोरेशन एज। इंपॉर्टेंट वर्क कौन से हैं? अब्सलोम एंड एचिटोपल एंड मैक फ्लेक्नो, ऑल फॉर लव एंड एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल फॉर लव एंड एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री। Dryden set high standard in poetry, drama, criticism. He followed the classical rule and valued reason and order. ठीक है। जॉन बयान फेमस वर्क क्या है? पिलग्रिम प्रोग्रेस। ये पूछ लिया जाता है इनका भी। ए क्रिश्चियन एलिगरी रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ ए मैन फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द सेलेस्टिक सिटी। नेक्स्ट है विलियम कॉन्ग्रिव। फेमस वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड, लव फॉर ए वर्ल्ड, लव फॉर लव। ए ग्रेट प्ले राइटर नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। विलियम कॉन्ग्रिव किसके लिए जाने जाते हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। हिज प्लेज आर विटी एंड फुल ऑफ सोशल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आता है जॉन लॉक। फेमस वर्क एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ए ग्रेट फिलोसोफर whose work influence modern thinking on knowledge, mind and experience. नेक्स्ट आता है अफ्रा बैन। फेमस वर्क है ऑर्नोको, वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश वुमन टू अर्न ए लिविंग बाय राइटिंग। ये पहली वुमन थी जिन्होंने मतलब राइटिंग लिख करके अर्न किया, लिखा, राइटिंग करी और उसके बाद पैसा कमाया और उससे जीवन यापन किया। ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट इवेंट्स पढ़ लेते हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए इसमें? मेजर हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द रेस्टोरेशन एज 1660 1700। अब आपको पता ही है 1660 में क्या होता है? चार्ल्स सेकंड आते हैं रिस्टोर टू द थ्रोन ऑन 20 मई 1660। चार्ल्स सेकंड रिटर्न टू इंग्लैंड आफ्टर द रूल ऑफ ओलिवर क्रोमवेल। द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड। कब आते हैं? 29 मई 1660 को। 1665 में ग्रेट प्ले ऑफ लंदन। ए टेरिबल आउटब्रेक of plague struck London. Thousands of people died and life came to a stand still. 1665 में प्लेग आ जाता है लंदन के अंदर, बहुत टेरिबल आउटब्रेक ऑफ प्लेग। ठीक है। 1000 पीपल की डेथ होती है इसमें। 1660 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ए डिवास्टिंग फायर ब्रोक out in London on 2 September 1660 and lasted 4 days. It destroyed large part of the city. 1660 के अंदर लंदन में बहुत बड़ी आग लगती है 2 सितंबर 1660 को। नेक्स्ट है 1662 रॉयल सोसाइटी एनकरेज साइंटिफिक रिसर्च। द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वाज गिवन ए रॉयल चार्टर टू प्रमोट ए साइंस रिसर्च एंड न्यू डिस्कवरी। 1660 को क्या होता है? रॉयल सोसाइटी जो है साइंस के ऊपर, न्यू डिस्कवरी के ऊपर मतलब सोच विचार करती है और स्टार्ट करती है क्या? डिस्कवरीज को। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट के देख लेते हैं एग्जाम के हिसाब से। रेस्टोरेशन एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है? जॉन ड्राइडन है। फेमस सटायर को देखे तो मैक फ्लेक्नो है। फेमस क्रिटिसिज्म एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री। फेमस एलिगरी द पिलग्रिम प्रोग्रेस। फेमस कॉमेडी ऑफ मैनर द वे ऑफ वर्ल्ड। फर्स्ट प्रोफेशन इंग्लिश वुमन राइटर अफ्रा बैन। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।